नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं जय शर्मा। रुक करते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अक्टूबर को 5G सर्विस देश में करेंगे लॉन्च। इस सर्विस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया मोबाइल कांग्रेस में लॉन्च किया। पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाले बरेली के मौलाना को जान से मारने की धमकी मिली। उन्होंने डीएम व एसएसपी को पत्र लिखकर सुरक्षा मांगी। नितिन गडकरी ने कहा कि भारत के दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने और एक समृद्ध देश होने के बावजूद इसकी जनसंख्या गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, जातिवाद, अस्पृश्यता और महंगाई का सामना कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रानी पोखरी में झारखंड नदी पर बने नवनिर्मित पुल का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कबीरधाम जिले के पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम इंदौरी में माता चंडी मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। रुक करते हैं खबरों पर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 1 अक्टूबर को 5G सर्विस देश में लॉन्च करेंगे। इस सर्विस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया मोबाइल कांग्रेस में लॉन्च किया। इंडिया सर्विसेज फिलहाल कुछ सिलेक्टेड शहरों में लॉन्च होगी, कुछ सालों बाद इसे देश भर में फैलाएंगे। 1 अक्टूबर से ही एयरटेल वाराणसी में और जियो अहमदाबाद में एक गांव में 5G सर्विस शुरू करेंगे। इस दौरान दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री भी वहां मौजूद रहेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल पीएम मोदी के 5G सर्विस शुरू करने को लेकर कोऑर्डिनेट करेंगे। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों 5G स्पेक्ट्रम के लिए ऑक्शन कराए थे। तब टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को 1.5 लाख करोड़ में 51,000 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम अलॉट हुआ था। ऑक्शन में 5G इकोसिस्टम को जल्द से जल्द डेवलप करने की मांग साफ तौर पर नजर आती थी। 5G से 2035 तक इंडियन इकोनॉमी पर $450 बिलियन, करीब 36 लाख करोड़ रुपए का इंपैक्ट होगा। ऑक्शन में जियो ने 88,000 करोड़ रुपए तो वहीं एयरटेल ने 43,000 करोड़ रुपए के 5G स्पेक्ट्रम खरीदे थे। जियो ने बीते दिनों कहा था कि वे दिवाली तक 5G सर्विस की शुरुआत करेंगे। कंपनी दिवाली तक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता सहित कई प्रमुख शहरों में 5G लॉन्च करेगी। दिसंबर 2023 तक पूरे भारत में 5G कवरेज होगा। वहीं एयरटेल भी इस अक्टूबर में 5G सर्विस लॉन्च करेगी। 5G में 4G की तुलना में करीब 10 गुना ज्यादा स्पीड मिलेगी। Those were the days when a telephone ring would bring a family together. It was a delight to be able to hear the voice of close ones through the telephone. The telecom industry has been one of the fastest growing technologies that has changed with time. Earlier, consumers had several hindrances: landline phones that wouldn't work for days, delay in voice calling with extremely poor technology. Mobile phone users were once charged for incoming calls as well, and mobile handsets were overtly expensive. Mobile users would think twice before receiving even an incoming call. This was the time of 1G technology, the beginning of wireless telephony. That period existed from 1980 to 1992. However, the speed was limited to 2.4 kbps only. Mobile handsets were bulky and voice quality still needed improvement. सीधे चलते हैं प्रगति मैदान दिल्ली, जहां पीएम मोदी 5G स्पेक्ट्रम जो आज लॉन्च होने वाला है उसकी वर्णना कर रहे हैं। देखते हैं। ऑपरेटर्स हैं, उनके साथ बातचीत करते हुए उनसे वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से उन ऑपरेटर्स के जरिए 5G सर्विस की शुरुआत होगी। और जैसा कि हमने कहा कि बीते दिनों ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह कहा था कि पहले फेज में देश के 13 शहर जहां की 5G कनेक्टिविटी की शुरुआत की जाएगी, उन 13 शहरों हम आपको जानकारी दे दें: अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गांधीनगर, गुरुग्राम, हैदराबाद, जामनगर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और पुणे में इस सर्विस की शुरुआत की जाएगी। आप इन तस्वीरों में जियो की सर्विस को देख सकते हैं और तमाम जो बारीकियां हैं
उनको जियो के अधिकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझाते हुए कि किस तरह से ये 5G सर्विस, जो कि एक बहुत ही क्रांतिकारी सर्विस के तौर पर माना जा रहा है, एक रिवॉल्यूशनरी सर्विस होगी जिसके ज़रिए आज तक हम जो एक्सपीरियंस करते आ रहे हैं 2G, 3G, 4G, उससे कहीं ज़्यादा ये फास्ट, और इसकी जो तमाम जो खूबियाँ हम आपको आगे बताएंगे। और केंद्रीय मंत्री की तरफ से, अश्विनी वैष्णव की तरफ से ये भी कहा गया कि अगले 2 से 3 वर्षों में 5G सर्विस देश के हर हिस्से में पहुंच जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि इसकी कीमत जो है वो कम रहे। हम जानते हैं कि हमारा जो दूरसंचार उद्योग है वो 5G सेवाओं के विस्तार के लिए शहरी और साथ साथ ग्रामीण दोनों क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। और पहले फेज के बाद छोटे शहरों को भी इस सेवा से जोड़ा जाएगा। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण, और आप लगातार इस कार्यक्रम को देखते रहिए क्योंकि आज बहुत सारी अहम जानकारी आपको मिलने वाली है। हम आपको बताएं, 117 करोड़ से अधिक दूरसंचार उपयोगकर्ता, उपभोक्ता, और हमारे देश में 82 करोड़ से अधिक इंटरनेट के जो कंज्यूमर हैं, जो ग्राहक हैं, उनके साथ भारत डिजिटल उपभोक्ताओं के लिए सबसे अधिक तीव्र गति से वृद्धि करते हुए वैश्विक बाजारों में से एक है। यहाँ पे हमने जैसे बताया आपको 117 करोड़ से अधिक दूरसंचार उपयोगकर्ता हैं और 82 करोड़ से अधिक इंटरनेट ग्राहकों के साथ वैश्विक बाजार में सबसे तीव्र गति से आगे बढ़ने वाला, वृद्धि करने वाला भारत एक है। और एक संस्था है मैकिन्से, उन्होंने 2019 में एक अध्ययन किया था और उसके मुताबिक भारत दूसरी सबसे अधिक तीव्र गति से डिजिटलीकरण करने वाली इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है। आज इंडिया मोबाइल कांग्रेस की भी शुरुआत हो चुकी है और इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री 5G सर्विस की भी शुरुआत करने वाले हैं। 5G 5वीं पीढ़ी का एक मोबाइल नेटवर्क है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश में 1G, फिर 2G, फिर 3G और 4G नेटवर्क के बाद एक नया वैश्विक वायरलेस ये एक मानक है 5G। 5G के जो हाई बैंड स्पेक्ट्रम है उसमें जो इंटरनेट की जो स्पीड है उसकी गति का परीक्षण 20 गीगाबाइट प्रति सेकंड के रूप में किया गया। आप समझ सकते हैं कितने स्पीड इसकी गति होगी। 5G में 20 Gbps के रूप में इसका परीक्षण किया गया है। अगर इसी के मुकाबले 4G सर्विस की बात करें तो अधिकांश मामलों में 4G में जो अधिकतम इंटरनेट की डेटा की स्पीड है वो 1 Gbps दर्ज की गई है। तो 4G में हम और आप इन दिनों 1 Gbps की स्पीड को एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन 5G सर्विस के आ जाने के बाद से हम 20 गुना ज़्यादा स्पीड को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। 20 Gbps गीगाबाइट प्रति सेकंड के स्पीड में हमें वो सुविधा मिल पाएगी। दूरसंचार क्रांति के लिहाज से आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण, और न सिर्फ दूरसंचार के लिहाज से बल्कि इसके और क्या कुछ यूजेस हैं। हम जानते हैं कि इन दिनों इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 का ज़माना है, चौथी औद्योगिक क्रांति चल रही है और इस क्रांति में इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एज कंप्यूटिंग के साथ साथ ये जो 5G तकनीक है, प्रधानमंत्री इसका एक्सपीरियंस करते हुए इस सर्विस का, 5G सर्विस का और इनका प्रयोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात की जाए या फिर क्लाउड की बात की जाए, बिग डेटा,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एज कंप्यूटिंग के साथ 5G चौथी औद्योगिक क्रांति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रवर्तक हो सकता है। अलग अलग क्षेत्रों में इस 5G सर्विस का उपयोग किया जाएगा, फिर चाहे वो हेल्थ सेक्टर की बात हो, मोबाइल बैंकिंग की बात हो, इन तमाम क्षेत्रों में डिफेंस की बात हो, फिनटेक कंपनियों की बात हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात हो, इन तमाम क्षेत्रों में 5G सर्विस का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। और सबसे पहले जो हमारे उद्योग जगत हैं वो इस एक्सपीरियंस को महसूस करेंगे और उसके बाद आम जनता के लिए इस सर्विस की शुरुआत की जाएगी। कहा जा रहा है कि इसका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा इस 5G सर्विस का, गवर्नमेंट द्वारा ही एक पैनल नियुक्त किया गया था और उस 2018 की बात है ये, और उस पैनल ने एक रिपोर्ट जारी की और इस रिपोर्ट के मुताबिक 5G सर्विस से साल 2035 तक भारत में $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो पैदा होने की संभावना है। ये उम्मीद जाहिर की गई है इस रिपोर्ट के मुताबिक। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण, हम 5G सर्विस की बात कर रहे हैं, लेकिन पहली पीढ़ी से 1G से लेकर 5वीं पीढ़ी तक का विकास भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण रहा। 1G सर्विस की बात की जाए तो 1G सर्विस साल 1980 के दशक में इसे लॉन्च किया गया था और ये एनालॉग रेडियो सिग्नल पर काम करता था और केवल वॉइस कॉल को ही समर्थन करता था। फिर 1990 के दशक में 2G सर्विस को लॉन्च किया गया जो डिजिटल रेडियो सिग्नल का उपयोग करता है और 64 kbps के बैंडविड्थ के साथ वॉइस को भी और डेटा को भी ट्रांसमिट करने में ये इसको सपोर्ट करता है 2G सर्विस। फिर ज़माना आया 3G सर्विस का। 2000 के दशक में 1 Mbps से 2 Mbps की गति के साथ इसे लॉन्च किया गया था और इसमें डिजिटल वॉइस की बात हो, वीडियो कॉल की बात हो, कॉन्फ्रेंसिंग की बात हो, इन तमाम क्षमताओं के साथ 3G सर्विस की शुरुआत हुई थी। फिर साल 2009 में 100 Mbps से 1 Gbps की जो एक पीक स्पीड हम कहें, उस पीक स्पीड के साथ 4G सर्विस को लॉन्च किया गया था और इसकी तमाम खूबियों के साथ साथ 4G सर्विस में, जिसका कि हम और आप इन दिनों इसका उपयोग कर रहे हैं, ये 3D वर्चुअल रियलिटी को भी सक्षम बनाता है। 5G सर्विसेज में तमाम ये कुछ तकनीकी बातें हैं, अलग अलग बैंड्स होते हैं, लो बैंड, मिड बैंड, हाई बैंड स्पेक्ट्रम, और हम जानते हैं कि पिछले दिनों ही जो स्पेक्ट्रम की नीलामी की गई थी और उससे पहले जो तमाम कंपनियां हैं वो उसमें शामिल हुए थे। मोबाइल ब्रॉडबैंड सर्विस की बात की जाए तो हमारे स्मार्टफोन को बेहतर बनाने के अलावा 5G मोबाइल तकनीक, वर्चुअल रियलिटी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऑगमेंटेड रियलिटी जैसे जो इमर्सिव सेवाएं हैं उसकी वो शुरुआत कर सकती है, जिसमें कि बहुत ही फास्ट, समान डेटा दर और बहुत ही कम समय में और कम लागत में ये सारी चीजें हो सकती हैं। सामान्यतः यह कहा जा रहा है कि 5G का उपयोग 3 मुख्य प्रकार की कनेक्टेड सेवाओं में किया जाएगा, जिनमें हमारे जो उन्नत मोबाइल ब्रॉडबैंड हैं वो हो गए, महत्वपूर्ण संचार मिशन और बड़े पैमाने पर IoT इसमें शामिल है। IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IoT, क्लाउड, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एज कंप्यूटिंग के साथ 5G चौथी औद्योगिक क्रांति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक साबित हो सकता है। आगे की राह इसमें क्या कुछ निकल कर सामने आती है,
अब जबकि आज से इस सर्विस की शुरुआत होने जा रही है, डोमेस्टिक 5G प्रोडक्शन को बढ़ावा देना, मतलब देश को, खासकर भारत में 5G का जो हमारा ड्रीम है, जो हमारा सपना है, उसको ज़मीन पर उतारने के लिए, उसको साकार करने के लिए स्थानीय 5G हार्डवेयर निर्माण को बहुत ही अभूतपूर्व दर से प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने की ज़रूरत आने वाले दिनों में महसूस होगी। साथ ही साथ ग्रामीण और शहरी अंतर को भी कम करना, ये भी एक चुनौती होगी कि कैसे हम सबसे पहले शहरी इलाकों में और उसके बाद ग्रामीण इलाकों में इसकी जल्द से जल्द इसकी पहुंच को सुनिश्चित कर सकें, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी ये सहायक साबित हो सके। आज का दिन बहुत ही क्रांतिकारी दिन टेली कम्युनिकेशन के लिहाज से। 5G सर्विस आज पूरे देश में प्रधानमंत्री इसकी शुरुआत करने वाले हैं। एक लंबे इंतजार के बाद इसकी आज शुरुआत होने वाली है। ये सीधी तस्वीरें नई दिल्ली के प्रगति मैदान से आप देख पा रहे हैं। जो तमाम ऑपरेटर्स हैं वो किस तरह से इस सर्विस को आने वाले दिनों में रोल आउट करेंगे, ये प्रधानमंत्री को समझाते हुए। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय मिश्रा भी यहाँ मौजूद हैं और तमाम चीज़ों को वो समझ रहे हैं और हमें भी समझाने की कोशिश अब करेंगे। अजय, हम जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि तमाम जो ऑपरेटर्स हैं, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो डीओटी की है और सी डॉट की है। सी डॉट ने जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक बहुत ही जबरदस्त सोल्यूशन बनाया है। किसी भी जगह अगर कोई भी डिजास्टर आता है तो वो सीधे डीडी न्यूज अगर कोई देख रहा है, देखिए आपके पीछे डीडी न्यूज ही चल रहा है, डीडी न्यूज जैसे ही कोई देख रहा है तो उसकी स्क्रीन पे, टीवी स्क्रीन पे तुरंत एक जियो ने बीते दिनों कहा था कि वह दिवाली तक 5G सर्विस की शुरुआत करेंगे। कंपनी दिवाली तक दिल्ली, मुंबई और चेन्नई और कोलकाता सहित कई प्रमुख शहरों में 5G लॉन्च करेगी। दिसंबर 2023 तक पूरे भारत में 5G कवरेज होगा। वहीं एयरटेल भी इस अक्टूबर में 5G सर्विस लॉन्च करेगी। 5G में 4G की तुलना में करीबन 10 गुना ज्यादा स्पीड मिलेगी। आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी और अहमदाबाद में 5G की क्रांति करेंगे। $5G से 2035 तक इंडियन इकोनॉमी पर $450 बिलियन यानी करीबन 36 लाख करोड़ रुपए का इंपैक्ट होगा। ऑक्शन में जियो ने 88,000 करोड़ रुपए तो वहीं 4G स्पेक्ट्रम खरीदे थे। 5G युग का प्रारंभ होने वाला है। अब की दिवाली 5G वाली दिवाली। थोड़े ही समय में पीएम मोदी 5G सर्विस लॉन्च करेंगे। 5G सपोर्ट वाला फ़ोन भी ज़रूरी है। अगर ये 5G यूज़ करना है तो थोड़ा सा कई लोगों को दिक्कत भी हो सकती है, क्योंकि 5G अब 10 सेकंड में 2 GB डाउनलोड हो जाएगा। 5G अगर एक्टिव होता है तो जितने भी 5G के युग में भारत की एंट्री थोड़े ही समय में होने वाली है। और अब की दिवाली 5G दिवाली होने वाली है, क्योंकि अब कोई भी वीडियो बफरिंग के बिना हम देख सकेंगे और साथ में मूवी डाउनलोड से लेकर डाउनलोड स्पीड भी बहुत ही कम के अंदर हम उसे डाउनलोड कर पाएंगे, बहुत कम समय में, और करीबन 10 से 15 सेकंड में एक मूवी डाउनलोड हो जाएगी। पहले फेज में कई राज्यों के अंदर 5G लॉन्च किया जाएगा, उसमें से बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई भी शामिल है। पहले फेज में 13 शहरों को शामिल किया गया है। गांधीनगर, हैदराबाद में भी 5G सेवा हमें मिलेगी। कोलकाता, जामनगर, लखनऊ, पुणे पहले फेज के 13 शहरों में। दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद प्रमुख पद पर रहे हैं। अहमदाबाद, दिल्ली और मुंबई में सबसे पहले 5G स्पेक्ट्रम चालू किया जाएगा, जिसके अनुसार पता चलेगा 5G क्या है, क्योंकि सबसे ज़्यादा 5G की स्पीड के अंदर अब 10 सेकंड में 2 GB डाउनलोड हो जाएगा। 5G युग में भारत की एंट्री होने जा रही है। थोड़े ही वक्त के अंदर ऑन यूजेस के बेस के ऊपर पहले अहमदाबाद और वाराणसी के अंदर 5G की सेवा शुरू की जाएगी आज से।
तूफानी रफ्तार इंटरनेट का 5G अवतार अब थोड़े ही दिनों में मिलने वाला है सब पूरे देश को 2035 तक। जिस तरीके से बताया जा रहा है 2035 तक पूरे देश के अंदर 5G स्पेक्ट्रम 5G इंटरनेट हो जाएगा। भारत में 5G की क्रांति अब मुट्ठी में है दुनिया, क्योंकि अब थोड़े ही क्षण के अंदर हमें 5G की सुविधा मिलने जा रही है। पीएम मोदी इसका अनावरण करेंगे। आत्मनिर्भरता की शान, भारतवर्ष का अभिमान रहेगा ये 5G। सुपर डिजिटल इंडिया, अब सब बदल रहा है। दिल्ली की प्रगति मैदान से 5G सेवा की शुरुआत होने जा रही है। थोड़ी वक्त में 5G की शुरुआत हो जाएगी। थोड़े ही देर में अब हमें 5G सर्विस मिलने वाली है। अब की बार दिवाली 5G वाली दिवाली होने वाली है और डाउनलोडिंग स्पीड और बफरिंग की जो दिक्कत आती थी उससे भी हम बहुत दूर चले जाएंगे और इन 10 सेकंड हम 2GB डाउनलोड कर पाएंगे, यानी इससे बड़ी क्रांति होने वाली है। नजर करते हैं अब आगे की खबर पर। PFI पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाले बरेली के मौलाना को जान से मारने की धमकी मिली है। उन्होंने डीएम और ASP को पत्र लिखकर सुरक्षा मांगी है। गौरतलब है कि मौलाना साहबुद्दीन ने PFI के खिलाफ कार्रवाई किए जाने का समर्थन करते हुए उसे बैन करने की मांग उठाई थी। मौलाना के अनुसार गुरुवार दोपहर 3 बजे दिल्ली से एक टेलीकॉम करने वाले शख्स ने अपना नाम अब्दुल रसद निवासी शाहीन बाग बताया था और मौलाना का आरोप है कि उसने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। कहा, PFI के विरुद्ध बोलना बंद कर दो वरना हम तुम्हारा वजूद खत्म कर देंगे। इसके बाद वह घबरा गए और तत्कालीन जिलाधिकारी शिवाकांत त्रिवेदी और SSP अखिलेश चौरसिया को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की है। PFI का मैं बराबर विरोध कर रहा हूं। उसकी वजह यह है कि PFI एक कट्टरपंथी संगठन है और वो देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। इस्लाम को बदनाम कर रहा है, इससे मुसलमानों को शर्मिंदगी हो रही है। पूरे देश में कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा दे रहा है। इस वजह से मैं बराबर PFI का विरोध कर रहा हूं। तो इस वजह से कल दोपहर में 3:42 पर PFI के किसी सदस्य ने मुझे धमकी दी, जान से मारने की धमकी दी और मैं उस दिन लखनऊ में था। आज बरेली पहुंचा हूं। बरेली पहुंचने के बाद अभी कप्तान साहब से मुलाकात हुई। कप्तान साहब को मैंने प्रार्थना पत्र दिया और मैंने उनसे मांग की है कि मेरी सुरक्षा की जाए, मुझे सुरक्षा दी जाए, मेरे परिवार की सुरक्षा दी जाए। तो कप्तान साहब ने बहुत उम्मीद अफजा बात की है, मुझे यकीन दहानी कराई है कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहें और इंशाल्लाह पूरी की पूरी सुरक्षा आपको दी जाएगी। तो मैं बहुत मुतमईन हूँ, उनकी बातचीत से मुझे बहुत इत्मीनान हासिल है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि गीदड़ भक्तियों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। बरेली में आला हजरत के मौलाना साहबुद्दीन जी हैं, जिन्होंने कल ट्वीट किया था कि इनको एक फ़ोन आया जिनमें इनको धमकी दी गई और उनकी बोटी बंद करने की धमकी दी गई। तो उस संदर्भ में ट्वीट आने के बाद हम लोगों को इनसे वार्ता की गई और इन्होंने कहा था कि मैं कल आके बरेली आके प्रार्थना पत्र दूंगा। इसके बाद से ही हमारी कल जब बात हुई उसके बाद से पुलिस एक्टिव हो गई और जो भी फ़ोन नंबर थे उनसे लिए गए, उनके सर्विलांस लगा के उस पर कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा जो प्रार्थना पत्र उन्होंने आज दिया इसमें हम लोग मुकदमा पंजीकृत करके सख्त कार्रवाई करेंगे और इनको सुरक्षा की इन्होंने मांग करी थी, तो अभी थाने लेवल से इनको सुरक्षा दी जा रही है और इसमें पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। तो इनका कहना है कि PFI का ये काफ़ी टाइम से विरोध कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि वो देश के हित में नहीं है। तो PFI के खिलाफ इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था उसी संदर्भ में इनको कल धमकी मिली, फोन आया था। लगभग 1 मिनट इसमें इनको धमकी दी, इनको बहुत उल्टा सीधा बोला। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत के दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने और एक समृद्ध देश होने के बावजूद इसकी जनसंख्या गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, जातिवाद, अस्पृश्यता और महंगाई का सामना कर रही है। गडकरी ने यहां एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए कहा कि देश के भीतर अमीर एवं गरीब के बीच की खाई गहरी हो रही है, जिसे पाटने की जरूरत है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने कहा कि हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है और
5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। हम एक अमीर देश है जिसकी आबादी गरीब है। हमारा देश समृद्ध है लेकिन इसकी जनसंख्या गरीब है, जो भूखमरी, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, जातिवाद, अस्पृश्यता और कई अन्य मुद्दों का सामना कर रही है, जो समाज की प्रगति के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि इस समय समाज के भीतर सामाजिक एवं आर्थिक समानता की जरूरत है। समाज के इन दो हिस्सों के बीच फासला बढ़ रहा है और आर्थिक विषमता भी सामाजिक असमानता की तरफ बढ़ी है। उन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में काम करने की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि अमीर एवं गरीब की खाई को पाटने के लिए ऐसे अन्य क्षेत्रों पर भी ध्यान देना होगा। उन्होंने देश के 124 आकांक्षी जिलों के विकास के लिए मिलकर काम करने का आह्वान भी किया। हमारा देश धनवान है पर जनता गरीब है। भूखमरी, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई इससे ग्रस्त है। जातीयवाद, छुआछूत, अस्पृश्यता, उच्च नीचता का भाव समाज के लिए, हमारे लिए बहुत दुखद भी है और समाज के प्रगति के लिए घातक भी है। सामाजिक समता और आर्थिक समता, सोशल इक्वेलिटी एंड इकोनॉमिक इक्वेलिटी समाज में प्रस्तापित हो। और विशेष रूप से एक भी बड़ी समस्या है कि हमारे समाज में दो विशेष रूप से वर्गों के बीच का अंतर बहुत ज्यादा है। जैसे सामाजिक विषमता है वैसे आर्थिक विषमता भी बड़ी है। हम लोग सेवा का काम करते हैं, इसलिए ज्यादातर इस विषय का आप सब लोग विचार करते ही होंगे कि हमारे देश में 124 जिले ऐसे हैं कि जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जिनको एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, जहां स्कूलें नहीं है, अस्पताल नहीं है, किसानों के लिए फसल के सही दाम नहीं मिल रहे हैं, युवाओं को रोजगार नहीं है, गांव जाने के लिए रास्ते नहीं है, और जिसके कारण वो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। रुक करते आगे की खबर पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रानी पोखरी में जाखन नदी पर बने नवनिर्मित पुल का लोकार्पण किया। इस दौरान सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, विधायक मुन्ना सिंह चौहान, डोईवाला, विधायक बृजभूषण गोराला के अलावा अधिकारी और स्थानिक लोग मौजूद रहे। बता दें कि पिछले 7 बारिश के कारण 27 अगस्त को रानी पोखरी जाखन नदी का 57 साल पुराना पुल टूट गया था। इसके बाद ये 7 जनवरी 2022 को बनना शुरू हुआ था। अब यह पुल रिकॉर्ड 6 महीने में तैयार किया गया है। संसद निशंक ने कहा कि उत्तराखंड के विकास में यह निर्माण मील का पत्थर साबित होगा। इससे स्थानिक नागरिकों के साथ न केवल अन्य राज्यों से आ रहे लोगों को राहत मिलेगी, बल्कि देश विदेश से आ रहे पर्यटकों को और तीर्थयात्री को भी सुविधा मिल सकेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कबीरधाम जिले के पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम इंदौरी में माता चंडी मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान उन्होंने पंडा मोहन गिरी गोस्वामी और पुजारी कन्हैया प्रसाद मिश्रा को श्रीफल और साल भेंट किया। मंदिर परिसर में महिलाओं और छोटे बच्चों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के माथे में तिलक लगाकर उनका स्वागत किया। मंदिर समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को माता रानी की फोटो भेंट कर उनका अभिनंदन किया और इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नवरात्र पर्व की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर कैबिनेट मंत्री और कवर्धा विधायक मोहम्मद अकबर और पंडरिया विधायक ममता चंद्रकांत भी उपस्थित रही। मंदिर के पुजारी कन्हैया प्रसाद मिश्रा ने बताया कि यह एक प्राचीन मंदिर है। वे माता चंडी मंदिर में 50 साल से माता रानी की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि माता चंडी का उद्गम प्राचीन तालाब के किनारे पीपल पेड़ के जड़ से बीच से हुआ था, जिसके बाद में ग्रामीणों द्वारा वही मंदिर का निर्माण कराया गया और माता चंडी की विधि विधान से स्थापना कराई गई। मान्यता के अनुसार महामारी जैसे बीमारियों के दौरान माता रानी स्वयं गाँव में घूमकर ग्रामीणों की सुरक्षा करती है। नवरात्र पर्व में अष्टमी के दिन माता चंडी का दर्शन करने दूर दूर से लोग यहां आते हैं। यहां भक्तों के द्वारा जो भी मनोकामनाएं मांगी जाती है वो जरूर पूरी होती है। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेते एक ब्रेक।
भिगोना पड़ेगा, उबालना पड़ेगा, पर कौन बोला? रेसिपी फॉलो करना पड़ेगा। थोड़ा रोस्ट, थोड़ा फ्राई, थोड़ा लो, थोड़ा हाई, थोड़ा अपना वाला ट्राई। मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट, मेरा ट्विस्ट। वंडर मसालों की रेंज है तैयार, जिन्हें है आपके ट्विस्ट का इंतजार। अमृतसरी छोले, मेरे वाले छोले। वंडर मसाला। मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट। चंद्रू, कहाँ ले जा रहा मुझे? किराया पूछा? उबर ऑटो है मैम, किराया सही है। जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे। किराए पर नोक झोंक छोड़ो, उबर ऑटो से बस सोचो और चल पड़ो। उबर, बस सोचो और चल पड़ो। भिगोना पड़ेगा, उबालना पड़ेगा, पर कौन बोला? रेसिपी फॉलो करना पड़ेगा। थोड़ा सी, थोड़ा सॉफ्ट, थोड़ा कुक्ड, थोड़ा रॉ, थोड़ा रोस्ट, थोड़ा फ्राई, थोड़ा लो, थोड़ा हाई, थोड़ा अपना वाला ट्राई। मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट, मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट, मेरा ट्विस्ट। वंडर मसालों की रेंज है तैयार, जिन्हें है आपके ट्विस्ट का इंतजार, ताकि हर खाने वाले को याद रहे बनाने वाले का नाम। अमृतसरी छोले, मेरे वाले छोले। मेरा ट्विस्ट, वंडर मसाला। मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट। My life, my Lyra. एक बार रुक करते आगे की खबरों पर। बिजनेसमैन राज कुंद्रा ने पोर्नोग्राफी मामले में सीबीआई को लेटर लिखा है। लेटर में उन्होंने दावा किया है कि वो बेकसूर है और उन्हें जबरन इस मामले में फंसाया गया है। इसमें एक बड़े बिजनेसमैन और मुंबई पुलिस के कुछ अधिकारियों का हाथ है। ये मामला निजी दुश्मनी का भी है, जिसके चलते उन्हें फंसाया जा रहा है। हालांकि राज कुंद्रा ने अपने लेटर में उस बिजनेसमैन के नाम का खुलासा नहीं किया। राज ने सीबीआई से इस मामले की जांच की मांग की है। रिपोर्ट्स के अनुसार राज ने अपने लेटर में कई पुलिस अधिकारियों के नाम भी लिखे हैं। राज ने लिखा है कि 4000 पन्नों की उस चार्जशीट में कहीं भी उनका नाम नहीं था। इसके बावजूद पुलिस ने उन्हें पूरी तरह से बदनाम करने की कोशिश की। हर गवाह पर उनके खिलाफ स्टेटमेंट देने के लिए दबाव डाला गया। राज ने अपनी शिकायत में सीबीआई से कहा है कि वो उन सभी गवाहों की जानकारी देंगे जो इस बात की गवाही देंगे जिन लोगों ने उन्हें इस मामले में फंसाया उनके पुलिस से अच्छे रिश्ते हैं। इतना ही नहीं, पुलिस अधिकारियों ने अपना काला पैसा उस व्यापारी के साथ इन्वेस्ट भी किया है। राज ने अपने लेटर में पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरी कंपनी ने केवल सॉफ्टवेयर दिया था जिस पर ओटीटी ऐप चलता था। मुंबई पुलिस ने एफआईआर में शामिल 17 ऐप्स को हाईलाइट नहीं किया और इस मामले में केवल मुझे ही बदनाम किया। पीवी पूर्व नाम व्यापन के सामने शुक्रवार को बड़ी संख्या में बेरोजगारों ने जमकर प्रदर्शन किया। नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में युवक सड़क पर लेट गए। पुलिस की समझाइश के बाद भी ये प्रदर्शनकारी नहीं माने तो पुलिस सभी को घसीट कर ले गई। पुलिस ने 10 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया। ये सभी पीवी द्वारा अब तक कई परीक्षा आयोजित नहीं किए जाने का विरोध करने आए थे। रवि परमार ने आरोप लगाया है कि ऑफिस के सामने
शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे और समेत अन्य प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। सैकड़ों कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज कर हिरासत में लिया। प्रदर्शनकारियों ने भर्ती प्रक्रिया पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग को लेकर पीईबी के गेट के सामने प्रदर्शन कर रहे थे। रवि ने कहा, रोजगार को लेकर अगर सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो अब उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। छात्र छात्राओं और बेरोजगार युवाओं की आवाज उठा रहे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन का रास्ता अपनाए हुए हैं, लेकिन शासन को यह पसंद नहीं है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर भी पुलिस बल प्रयोग कर रही है। राजधानी भोपाल के करीब 2 लाख व्यापारियों ने लाइसेंस शुल्क समाप्त करने की मांग उठाई है। बीसीसीआई समेत करीब 50 व्यापारिक संगठनों ने यह मांग की है कि इसे लेकर शुक्रवार को वे प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह से भी मिले। उन्होंने कहा कि जब नगर निगम को प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हो तो फिर ये लाइसेंस शुल्क क्यों दे। प्रभारी मंत्री को सौंपे आवेदन में व्यापारियों ने बताया कि नगर निगम ने वर्ष 2021 में एक नए कर शुल्क के रूप में व्यापारियों पर लगाया था। इस शुल्क की गणना उसके कारोबार से न होकर प्रति वर्ग फीट की दर से की गई है। इस तरह से शुल्क लगाना आपत्तिजनक और अव्यवहारिक है, क्योंकि निगम को भवन स्वामी पहले से प्रॉपर्टी टैक्स एवं ठोस अपरिष्ट पदार्थ कर दे रहा है। कमिश्नर ने आदेश के अनुसार लाइसेंस शुल्क प्रॉपर्टी टैक्स के साथ लिया जाना जरूरी है, जो कि गलत है। बीसीसीआई के अध्यक्ष तेजकुलपाल सिंह ने प्रभारी मंत्री से लाइसेंस शुल्क को तुरंत हटाए जाने की मांग की। आनंद नगर व्यापारी संघ, मनीषा मार्केट व्यापारी संघ, सैनिटरी मर्चेंट एसोसिएशन, लोहा व्यापारी संघ और साथ में हनुमानगंज किराना व्यापारी संघ, भोपाल ग्रेड एंड सीड्स मर्चेंट्स एसोसिएशन, करौद मंडी आदि संगठनों के पदाधिकारी प्रभारी मंत्री से मिले। ऑटो ड्राइवर निकला मोदी का फैन। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अहमदाबाद में एक ऑटो रिक्शा चालक के घर डिनर किया। खास बात यह रही कि ऑटो ड्राइवर निकला पीएम नरेंद्र मोदी का फैन। जब ऑटो चालक से पूछा गया कि वे मोदी की रैली में क्यों थे, तो ड्राइवर ने बताया कि वो बचपन से ही मोदी जी का प्रशंसक है। ड्राइवर ने ये तक बताया कि उसे ऑटो ड्राइवर संघ यूनियन के कहने पर केजरीवाल को अपने घर पर खाने के लिए न्योता देना पड़ा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात गुरुवार को पहुंचे थे। दौरे के दूसरे दिन पीएम ने अहमदाबाद में एक रैली को संबोधित किया। इस रैली में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस भीड़ में ऑटो ड्राइवर विक्रम दातानी भी मौजूद था। ये वही ऑटो ड्राइवर है जिसने केजरीवाल को अपने घर खाने पर आमंत्रित किया था। इस दौरान ऑटो चालक मीडिया के आकर्षण का केंद्र बना और ऑटो ड्राइवर से सवाल किए गए और सवाल किए कि आप मोदी की रैली में कैसे। तो ड्राइवर ने बताया कि वो बचपन से ही मोदी की प्रशंसक रहे हैं और ड्राइवर ने ये तक बताया कि उसे संघ, यानी जो ऑटो चालक संघ यूनियन होता है, उन्होंने कहने पर ही केजरीवाल को अपने घर खाने पर न्योता देना पड़ा। ऑटो ड्राइवर ने यह भी कहा कि केजरीवाल को मैंने तो आम आदमी पार्टी और आदमी की तरह ही रात्रि भोजन पर आमंत्रित किया था। मुझे नहीं पता था कि इस पर भी राजनीति शुरू हो जाएगी। हम मोदी जी के शुरू से प्रशंसक हैं और आगे भी रहेंगे, उन्हें ही वोट देंगे। ऑटो ड्राइवर से जब इस बारे में पूछा तो उसने बताया कि यूनियन के कहने पर ही केजरीवाल को बुलाया था। आपको बता दें कि आपके राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जगह जगह रैलियां कर रहे थे। इसी कड़ी में गुजरात के दौरे पर पहुंचे थे। यहां उन्होंने ऑटो रिक्शा चालक की एक सभा को भी संबोधित किया था। इस दौरान घाटलोडिया इलाके निवासी पर ऑटो ड्राइवर ने केजरीवाल को अपने घर रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया। केजरीवाल ऑटो ड्राइवर के घर कुछ कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे भी थे और इसके बाद ऑटो ड्राइवर सुर्खियों में छा गया। पश्चिम बंगाल एसएससी शिक्षक भर्ती घोटाला में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्तियों में अनियमितताओं के संबंध में टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य और अंतरिम संरक्षण अगले आदेश तक जारी रहेगा। भट्टाचार्य की राहत की मांग वाली याचिका पर अदालत ने आदेश सुरक्षित रखा है।
शिक्षक घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने बंगाल शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और तृणमूल कांग्रेस के विधायक माणिक भट्टाचार्य को मंगलवार शाम तक सीबीआई के समक्ष पूछताछ हाजिर होने से कहा था, लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए थे। माणिक अदालत के फैसले के बाद से लापता हो गए थे। इसके बाद कोर्ट की ओर से नियुक्त एसीपी ने कोलकाता के जादवपुर थाने की उनकी गुमशुदगी की प्राथमिकता दर्ज कराई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को माणिक भट्टाचार्य को थोड़ी राहत देते हुए शिक्षक भर्ती घोटाले में उनकी गिरफ्तारी पर बुधवार तक के लिए रोक लगा दी थी। हालांकि उन्हें मंगलवार शाम को ही सीबीआई ऑफिस में हाजिर होने का भी निर्देश दिया था। एक महीने बाद विंटर सीजन शुरू होने से राजस्थान में टूरिस्ट का मूवमेंट बढ़ जाएगा। इससे देखते हुए जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अपना विंटर स्केड्यूल जारी किया है। इस स्केड्यूल में 3 एयरलाइंस कंपनियों में 4 देशों में नई इंटरनेशनल फ्लाइट्स को शुरू करने के लिए प्रस्ताव दिया है। अगर विंटर सीजन में ये फ्लाइट शुरू होती है तो जयपुर से मलेशिया और कतार देश के लिए सीधे कनेक्टिविटी मिलेगी। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रबंधन की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक अभी जयपुर से दुबई, शारजाह, मस्कत और बैंकॉक के लिए फ्लाइट जा रही है। दुबई, शारजाह और मस्कत के लिए डेली फ्लाइट्स है, जबकि बैंकॉक के लिए सप्ताह में 4 दिन। अब 3 एयरलाइंस कंपनियों ने 4 और नई फ्लाइट्स शुरू करने का प्रस्ताव दिया है, जिसे सर्दियों के सीजन में शुरू की जाएगी। हालांकि कंपनियों ने अभी उड़ान की डेट घोषित नहीं की है, लेकिन संभावना है कि दीपावली बाद से इन फ्लाइट्स का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। वर्तमान में राजस्थान के शेखावाटी समेत कई हिस्सों से लोग रोजगार के लिए दुबई, शारजाह, मस्कत और दोहा जाते हैं। दोहा के लिए इन लोगों को दुबई या शारजाह से फ्लाइट बदलनी पड़ती है। ऐसे में अब जयपुर से ही सीधे दोहा के लिए फ्लाइट शुरू होने से लोगों को फायदा होगा। विंटर सीजन में बड़ी संख्या में लोग बैंकॉक, पटाया, कुआलालंपुर वैकेशन मनाने जाते हैं। बैंकॉक के लिए अभी जयपुर से केवल एक फ्लाइट है जो सप्ताह में 4 दिन चलती है। इसके अलावा कुआलालंपुर के लिए अभी कोई फ्लाइट नहीं है। यहां जाने के लिए लोग दिल्ली जाते हैं। इस फ्लाइट के शुरू होने से लोगों को दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोविड से पहले एयर एशिया ने कुआलालंपुर, सिंगापुर और बैंकॉक के लिए फ्लाइट संचालित करी थी, लेकिन कोविड के बाद ये बंद कर दी गई थी। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और उनके काफिले पर हापुड़ में गोलियां चलाने के आरोप को जमानत देने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मामले में ओवैसी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज राज्य सरकार को नोटिस जारी की। ओवैसी ने याचिका में कहा कि 3 फरवरी 2022 को उन पर जानलेवा हमले का प्रयास किया गया था। इसके आरोपियों को जमानत दे दी गई है। उन्होंने जमानत आदेश को शीर्ष कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले में केवल इस पहलू पर नोटिस जारी किया कि क्या मामले को पुनर्विचार के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में वापस भेजा जाना चाहिए। शीर्ष कोर्ट मामले की 11 नवंबर को आगे सुनवाई करेगी। ओवैसी और उनके काफिले पर यूपी विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान हापुड़ टोल प्लाजा के पास 2 आरोपियों शुभम और सचिन ने गोलियां बरसाई थी। हमले में ओवैसी बाल बाल बच गए थे। यूपी पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था। आरोप पत्र दायर होने के कुछ समय बाद ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों को सशस्त्र जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। रिहाई के बाद आरोपी शुभम व सचिन जब अपने गांव पहुंचे तो वहां हिंदूवादी संगठनों ने उनका स्वागत किया था। पश्चिम बंगाल एसएससी शिक्षक भर्ती घोटाला में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में अनियमितताओं के संबंध में टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य को अंतरिम संरक्षण अगले आदेश तक जारी रहेगा। भट्टाचार्य की राहत की मांग वाली याचिका पर अदालत ने आदेश सुरक्षित रखा। शिक्षक घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने बंगाल शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और तृणमूल कांग्रेस के विधायक माणिक भट्टाचार्य को मंगलवार शाम तक सीबीआई के समक्ष पूछताछ हाजिर होने को कहा था, लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए थे। माणिक का अदालत के फैसले के बाद से लापता हो गए थे। इसके बाद कोर्ट की ओर से नियुक्त एसीपी ने कोलकाता के जादवपुर थाने में उनकी गुमशुदगी की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को माणिक भट्टाचार्य को थोड़ी राहत देते हुए शिक्षक भर्ती घोटाले में उनकी गिरफ्तारी पर बुधवार तक के लिए रोक लगा दी थी। हालांकि उन्हें मंगलवार शाम को ही सीबीआई ऑफिस में हाजिर होने का भी निर्देश दिया था।
गुजरात के सूरत में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। यहां पुलिस ने करोड़ों की संख्या में नकली नोट बरामद किए हैं, जिसकी जानकारी एसपी हितेश जॉयसर ने दी है। उन्होंने कहा कि सूरत की कामरेज पुलिस ने सूचना के आधार पर अहमदाबाद मुंबई रोड पर एक एम्बुलेंस को रोका। इसके बाद पुलिस ने एम्बुलेंस की तलाशी ली। वाहन की जांच करने पर 25 करोड़ रुपए के 2000 रुपए के नकली नोटों के 1290 पैकेट मिले, जो 6 बॉक्स में थे। पुलिस ने चालक से पूछताछ की और नोटों को जब्त कर लिया। एसपी ग्रामीण हितेश जॉयसर ने आगे जानकारी दी कि नोटों को गौर से देखने पर पता चला कि रिजर्व बैंक की जगह रिवर्स बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ था। वहीं बैंक अधिकारियों और एफएसएल टीम को बुलाया गया, साथ ही मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस जांच जारी है। हैदराबाद में कमिश्नर टास्क फोर्स ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 1 करोड़ रुपए की बेहिसाब नकली बरामद हुई थी। इसके पुलिस को बताया कि उसके चाचा ने उसे 4 अन्य लोगों के बीच नकदी देने के लिए कहा था। वही व्यक्ति नकदी के लिए उचित दस्तावेज पेश करने में विफल रहा। आज दोपहर के वक्त पुलिस इंस्पेक्टर कामरेज और उनकी टीम को एक रिलायबल सोर्स से इंफॉर्मेशन मिली थी कि अहमदाबाद से मुंबई जाने वाले रोड पर एक एम्बुलेंस GJ18U8912 में जाली नोटों का बहुत बड़े मात्रा में ट्रांसपोर्टेशन होने वाला है। तो कामरेज पुलिस ने शिव शक्ति होटल के पास एक इंटरसेप्ट करके उसको नाकाबंदी लगा के एम्बुलेंस को रोका और उसके ड्राइवर हैं हितेश कोटड़िया, मोटा वडाड़ा, जाम कल्याणपुर, जामनगर के रहने वाले हैं। तो उनसे पूछताछ की और एम्बुलेंस चेक करते 6 पेटियों में 1290 पैकेट 2000 की नोट के मिले, जिसका डिनोमिनेशन वैल्यू 25 करोड़ 80 लाख जितना होता है। नोट देखने के बाद पुलिस को पता लगा है कि रिजर्व बैंक की जगह रिवर्स बैंक ऑफ इंडिया ऐसा लिखा हुआ है और सिनेमा के हेतु के लिए वो नोट पे ही प्रिंट किया गया है। इसीलिए पुलिस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, SBI के ऑफिसर्स को बुलाया है, FSL की टीम को भी बुलाया है। करीब 6 दशक तक भारत की सुरक्षा करने वाले MiG-21 लड़ाकू विमान अब हटाए जा रहे हैं। शुक्रवार को श्रीनगर स्थित 51 स्क्वाड्रन को हटा दिया जाएगा। सोवियत मूल का यह लड़ाकू विमान 1965 से लेकर अब तक हुई हर जंग में शामिल रहा है। 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद जब पाकिस्तान का F-16 लड़ाकू विमान भारत के एयर स्पेस में घुसा तो उसे MiG-21 से ही खदेड़ा गया। हालांकि देश के 200 पायलट इसकी धोखेबाजी के भी शिकार हो गए। MiG-21 इतना बदनाम हुआ कि उसे उड़ता ताबूत कहा जाने लगा। वायुसेना ने MiG-21 बाइसन की बाकी 3 स्क्वाड्रन को भी 2025 तक हटाने का प्लान बना रखा है। MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमान में कई घातक एयरक्राफ्ट, शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज एयरक्राफ्ट मिसाइलों से हमला करने में सक्षम है। इस लड़ाकू विमान की स्पीड 2229 किलोमीटर प्रति घंटा की है, जो उस समय सबसे तेज उड़ान भरने वाला लड़ाकू विमान था। इसकी रेंज 644 किलोमीटर के आसपास थी। हालांकि भारत का बाइसन अपग्रेडेड वर्जन लगभग 1000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। इसमें टर्बोजेट इंजन लगा हुआ है, जो विमान को सुपरसोनिक की रफ्तार प्रदान करता है। MiG-21 बाइसन वही लड़ाकू विमान है जिसके जरिए बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया था। हालांकि पाकिस्तान ने कभी भी खुलकर इस सच्चाई को नहीं स्वीकार पाया, क्योंकि लगभग 60 साल पुराने लड़ाकू विमान से पाकिस्तानी एयरफोर्स की रीढ़ कहे जाने वाले आधुनिक लड़ाकू विमान F-16 का मात खाना न तो अमेरिका को कबूल था और न ही पाकिस्तान को। साल 1964 में MiG-12 लड़ाकू विमान को पहले सुपरसोनिक फाइटर जेट के रूप में इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया था। शुरुआत में ये जेट रूस में बने थे और फिर भारत ने इस विमान को असेंबल करने का अधिकार और तकनीक भी हासिल कर ली थी, जिसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL और को 1937 के लाइसेंस के तहत MiG-21 लड़ाकू विमान का प्रोडक्शन शुरू कर दिया था। रूस ने तो 1985 में इस विमान का निर्माण बंद कर दिया, लेकिन भारत इसके अपग्रेडेड वेरिएंट का इस्तेमाल करता रहा है। वक्त हुआ है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का, लेते एक ब्रेक। वंडर मसालों की रेंज है तैयार, जिन्हें है आपके ट्विस्ट का इंतजार। मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट। चाय तैयार है, मैं चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ।
मैं चेंज करके आती हूँ। लायरा का नया कलेक्शन, बहाने कम पड़ जाएंगे पर स्टाइल्स नहीं। लायरा, टाइम टू स्टाइल। क्या लेंगी छोटी मैम साहब? एक पैकेट छोले मसाला, 50 ग्राम लौंग, 100 ग्राम दालचीनी और 50 ग्राम काली मिर्च। वंडर मिक्स मसाले सचमुच परिपूर्ण, क्योंकि इसमें है हर तत्व सही मात्रा में। ऊपरी मसालों का झंझट ही नहीं। और बस बेटी बस, छोले बनाने हो तो ले जाओ सिर्फ वंडर छोले मसाला और कुछ नहीं। मम्मी मम्मी, सिर्फ वंडर और बाकी मसाले और कुछ नहीं। अनेक मजेदार वैरायटीज, वंडर मसाले और कुछ नहीं। खबरों की दुनिया से 24 घंटे 7 दिन हम रखते हैं आपको अपडेट। मोहल्ले, नुक्कड़, सड़क, चौराहे, जिले से लेकर सूबे तक हर छोटी से छोटी खबर हम पहुंचाते हैं आप तक। हर छोटी से छोटी खबर पर रखते हैं पैनी नजर। हर खबरों को अपने बेबाक अंदाज में खबरें पहुंचाते हैं आपके हाथ में। खबरों को तलाशने और तराशने के बाद सीधे आप तक पहुंचाते हैं न्यूज़ रूम से। सिर्फ खबरों को आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी नहीं उठाते, बल्कि खबरों के पीछे की हकीकत को भी आप तक पहुंचाते हैं हम, क्योंकि हम है राष्ट्र प्रथम, जो खबरें पहुंचाए आप तक प्रथम। एक बार रुक करते आगे की खबरों पर। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपराधियों, माफियाओं और दंगाइयों के सरगना है। भाजपा सरकार में अपराधियों की पूजा नहीं होती है। भाजपा कार्यालय में संवाद कार्यक्रम में शामिल होने आए डिप्टी सीएम ने ये प्रतिक्रिया सपा के पूर्व विधायक दीप नारायण यादव की गिरफ्तारी को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में दी। केशव ने कहा कि प्रदेश में अपराधी कहीं भी होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सरकार द्वारा अपराधियों, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के विरोध में अखिलेश का बयान आना कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने तंज कसा कि अगर अखिलेश अपराधियों का साथ छोड़े दे तो उनके पास सरकार का विरोध करने का कोई मुद्दा नहीं बचेगा। पीएफआई पर कार्रवाई को लेकर पूछे गए सवाल पर केशव बोले कि ये संगठन देश में हिंसा फैलाने, साजिश रचने, भारत की एकता, अखंडता को खतरा पहुंचाने वाला है। यूपी सहित कई राज्यों ने भारत सरकार को अनुरोध भेजा था कि ऐसे संगठन को प्रतिबंधित किया जाए। ये संगठन समय समय पर हिंसा फैलाता है, जो केवल मुस्लिम वोटों की फसल काटना चाहते हैं, मगर उनको भविष्य में भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हिंदू क्या, इनको मुसलमान भी वोट नहीं देंगे, क्योंकि मुसलमानों ने भी बहुत बड़ी संख्या पीएफआई के विरोध में है। पहले तो आप ये जान लो, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी अपराधी होगा, कोई भी माफिया होगा, हमारी सरकार में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, उनकी पूजा नहीं होती है। नंबर 1। और श्री अखिलेश यादव जी चूंकि अपराधियों के सरगना हैं, माफियाओं के सरगना है, दंगाइयों के सरगना है, तो उनके द्वारा इस प्रकार के बयान आना कोई मुझे आश्चर्यजनक नहीं लगता। वो रोज इस प्रकार के बयान देते हैं। अपराधियों को साथ छोड़ दे तो उनके पास कोई ऐसा विरोध के लिए मुद्दा नहीं रहेगा। पीएफआई को लेकर विपक्ष लगातार घेर रहा है, उसका कहना ये है कि द्वेष भावना से कार्रवाई की जा रही है। देखिए, पीएफआई एक देश में हिंसा फैलाने वाला, देश के खिलाफ साजिश करने वाला और देश की एकता, अखंडता को खतरा पहुंचाने वाला ऐसा संगठन जांच में पाया गया है। और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों ने भारत सरकार को यह अनुरोध भेजा था कि ऐसे संगठन को प्रतिबंधित करना चाहिए जो समय समय पर हिंसा फैलाते हैं। तो ऐसे संगठन को प्रतिबंधित किया गया है। जो केवल मुस्लिम वोटों की फसल काटना चाहते हैं, उनको आने वाले समय में इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। और हिंदू की कौन कहे, उनको मुसलमान भी वोट नहीं देगा, क्योंकि मुसलमानों में भी एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो पीएफआई के विरोध में है।
मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान ईदगाह प्रकरण में एजीडे सेप्टम की अदालत ने हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के अधिवक्ता शैलेश सिंह के दावे के खारिज कर दिया है। अदालत ने पक्षकार अधिवक्ता को अंतिम अवसर दिया था। दावा खारिज करने का निर्णय अदालत ने विपक्षी शाही ईदगाह के सचिव एडवोकेट तनवीर आदि की बात सुनने के बाद लिया। श्री कृष्ण जन्मस्थान की 23 एकड़ जमीन को लेकर सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में वाद चल रहा था। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह ने मई 2022 में जिला जज राजीव भारती की अदालत में श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13 एकड़ जमीन से शाही ईदगाह मस्जिद को हटवाने के लिए जिला जज की अदालत में दावा किया। दावे की सुनवाई जिला जज की अदालत में एडीजे सप्तम संजय चौधरी की अदालत में चली गई। विगत कई तारीख पर पक्षकार की अदालत न आने पर 2 दफा जुर्माना भी किया गया था। इसके बाद अदालत ने पक्षकार को अपना पक्ष रखने के लिए अंतिम अवसर भी प्रदान किया। शुक्रवार को सुनवाई के नियत तारीख पर पक्षकार अदालत नहीं पहुंचे, जिसके बाद अदालत ने विपक्षी गणों में से एक शाही ईदगाह के सचिव तनवीर अहमद की बहस सुनी। बहस सुनने के बाद अदालत ने दावे को खारिज कर दिया। शाही ईदगाह के सचिव ने बताया कि पक्षकार द्वारा लगातार केस की सुनवाई में लापरवाही बरती जा रही है, जिसे लेकर अदालत ने जुर्माना भी किया तथा अंतिम अवसर भी प्रदान किया। शुक्रवार को अदालत ने दावे को खारिज कर दिया था। फिलहाल खबरों में इतना ही, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहे। अगली खबर के लिए नमस्कार।